प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वायु के अपरदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं और वायु कितने प्रकार से कार्य करती है। वायु 3 प्रकार से कार्य करती है: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपरदन भी 3 प्रकार से करती है। पहला होता है अपघर्षण, दूसरा सन्निघर्षण और तीसरा होता है अववहन की क्रिया। वायु मछली क्षेत्रों में जब तीव्र गति से चलती है तो वो अपघर्षण का कार्य करती है, घिसाव का कार्य करती है। चट्टानी टुकड़े बार बार आपस में जब टकराते हैं तो घर्षण की क्रिया होती है, घिसाव की क्रिया होती है, वो कहलाती है अपघर्षण। और चट्टानी टुकड़े जब बार बार आपस में टकराते हैं तो महीन चूर्ण में जो बदलने का कार्य होता है वो कहलाता है सन्निघर्षण। तीसरी क्रिया होती है वायु के अपरदन द्वारा अववहन की क्रिया। मछली क्षेत्रों में जब महीन चूर्ण में बदलने के बाद अववहन की क्रिया मतलब उड़ाव की क्रिया होती है। इस प्रकार 3 प्रकार से अपरदन करती है। अपघर्षण माने घिसाव, सन्निघर्षण महीन चूर्ण में बदलने का कार्य, अववहन मतलब उड़ाव का कार्य। ये 3 प्रकार से कार्य करती है। वायु का वेग जितना तीव्र होगा उष्ण मछली क्षेत्रों में, वायु का वेग जितना तीव्र होगा चट्टानी टुकड़े उतनी तीव्र गति से अपरदन कार्य करेंगे। अपरदन मतलब कटाव का कार्य। तो वायु के अपरदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों, पहली स्थलाकृति हम देखते हैं। तो पहली स्थलाकृति है छत्रक शिला। वायु के अपरदन द्वारा बनने वाली प्रमुख स्थलाकृति है मछली क्षेत्रों में बनने वाली ऐसी स्थलाकृति जो छत्ते के समान दिखाई देती है, उसे हम छत्रक शिला कहते हैं। इसकी रचना विधि कैसे होती है? जब मछली क्षेत्रों में बड़ी तीव्र गति से वायु चलती है तो अपघर्षण की क्रिया के द्वारा नीचे स्तंभनुमा आकृति हो जाती है, ऊपर छत्तेनुमा आकृति हो जाती है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, चित्र में आप देख रहे हैं, छत्ते जैसी आकृति हो जाती है, कुकरमत्ती जैसी आकृति हो जाती है, मशरूम जैसी आकृति हो जाती है, या घने वृक्ष के समान, जैसा घना वृक्ष होता है ऊपर से घना और नीचे से स्तंभनुमा आकृति, इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ वहाँ बन जाती हैं। कहीं कहीं उसकी आकृति आदमी की मुंडी के समान, गर्दन के समान हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कहलाती है छत्रक शिला। इस प्रकार की स्थलाकृति विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल में देखने को मिलेंगी। यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में आप देख रहे हैं किसका सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेंगी। भारत का ये गुजरात के ऊपर थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत के इस तरफ, गंगपुर बीकानेर वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलेंगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल में इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको मिलेंगी। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं आपको पश्चिमी क्षेत्रों में मिलेंगे और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलेंगी। और हमेशा जो उष्ण मरुस्थल होते हैं वो कर्क और मकर रेखा के बीच ही होते हैं। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिलेंगे, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलेंगे। जितने भी मरुस्थल हैं, विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं सब पश्चिमी क्षेत्रों में मिलेंगे और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही मिलते हैं। तो दूसरी आकृति हम वायु के अपरदन द्वारा देखते हैं भू स्तंभ। भू मतलब पृथ्वी, स्तंभ मतलब खंबा। मछली क्षेत्रों में बनने वाली ऐसी स्थलाकृति जो खंबे के समान दिखाई देती है उसको हम कहते हैं भू स्तंभ। मछली क्षेत्रों में जब तीव्र गति से वायु चलती है, वायु का प्रवाह तीव्र होता है तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े घर्षण का कार्य, घिसाव का कार्य नीचे करते हैं, जिससे ग्रेनाइट की चट्टान में नीचे स्तंभनुमा आकृति हो जाती है, ऊपर का क्षेत्र चौरस हो जाता है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये ऊपर चौरसनुमा मेजनुमा भांति की कठोर चट्टान मेजनुमा भांति में ऊपर रखी रहती हैं और नीचे स्तंभनुमा आकृति बन जाती है। इसको हम कहते हैं भूस्तंभ। इस प्रकार की स्थलाकृति विश्व के सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल में और भारत के थार के मरुस्थल में और अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल में देखने को मिलती है। तीसरी आकृति हम देखते हैं जालीदार शिला। वायु के अपरदन द्वारा बनने वाली ऐसी स्थलाकृति जो जाली के समान दिखाई देती है उसको हम जालीदार शिला कहते हैं।
मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब तीव्र गति से वायु चलती है तो कठोर चट्टान के बीच में कोई मुलायम चट्टान का आवरण होता है, तो चट्टानी टुकड़े जब बार बार आपस में चट्टानी टुकड़े में ग्रेनाइट की चट्टानों में टकराते हैं तो जगह जगह छिद्र हो जाती है। ये क्षेत्र, ये चट्टान, इसमें बीच में छन्नी के समान जगह जगह छिद्र हो जाते हैं, छन्नी के समान दिखाई, जाली के समान दिखाई देने लगती है, उसको हम जालीदार शिला कहते हैं, उसको हम जालीदार शिला कहते हैं। चौथा आता है त्रिकोटिका। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली ऐसी स्थलाकृति, वायु के अपर्दन द्वारा बनने वाली ऐसी स्थलाकृति जो त्रिभुज के समान दिखाई देती है। वायु जब तीव्र गति चलती है तो इसका स्पर्श के द्वारा इस तरफ से नालिकाएं बन जाती हैं, इस तरफ से नालिकाएं बन जाती हैं, इस तरफ से, उसकी आकृति त्रिभुजाकार या षटकोणी हो जाती है, डायमंड के जैसे। डायमंड जो रहता है हीरा होता है, हरे कलर का हीरे के समान दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है मरुस्थलीय क्षेत्रों को कहलाती है त्रिकोटिका। पांचवी आकृति हम देखते हैं ज्यूगेन। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान का आवरण होता है तो कठोर चट्टान यथावत रहती है, मुलायम चट्टान में आवरण के द्वारा दावात नुमा आकृति हो जाती है, यानी कठोर चट्टान दावात के ढक्कन के जैसे ऊपर आकृति बन जाती है, दावात नुमा आकृति, और नीचे मुलायम चट्टानों में गहरी गहरी नालिकाएं बन जाती हैं। मुलायम चट्टानों में कटाव का कार्य, अपर्दन का कार्य ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी आकृति दावात के समान हो जाती है। इस प्रकार की मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली आकृति ज्यूगेन कहलाती है। और इस प्रकार की आकृति आपको थार के मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, जिसके पश्चिम मरुस्थल में देखने को मिलेगी। पांचवा देखते हैं यारदंग। किसी किसी में यारदंग मिलेगा आपको। ज्यूगेन कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान का आवरण, फिर मुलायम चट्टान का आवरण, फिर कठोर चट्टान का, फिर मुलायम चट्टान का आवरण रहता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कठोर चट्टान यथावत रहती है, मुलायम चट्टानों में गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं, गहरी गहरी नलिकाएं बन जाती हैं, तो वो कहलाता है यारदंग। इसको हिंदी में कहते हैं वायु विरचित गर्त। वायु के विचरण द्वारा बनने वाली नलिकाएं, गहरी गहरी नालियां, माने कठोर चट्टान यथावत रहे, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, तो मुलायम चट्टानों में गहरी गहरी नालिकाएं बन जाती हैं, वो कहलाता है यारदंग या वायु विरचित गर्त। तो प्यारे बच्चों, ये वायु के अपर्दन द्वारा बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ थीं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से छत्रक शिला, जो परीक्षा में आता है, अच्छे से आप तैयार कर लें और आपकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं की आप छत्रक शिला बहुत अच्छे से तैयार कर लें। परीक्षा में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ना। ज्यूगेन वाला वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये दो प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इनको मैं डायग्राम के माध्यम से जब कभी विद्यालय आऊँगा तो वहाँ भी आपको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझाऊँगा और एटलस के माध्यम से समझाऊँगा, और उसको आपको स्लाइड में मैं, क्योंकि इसमें मुझसे वीडियो में स्लाइड में दिखाते आपसे बनने, जितना मुझसे बन सकता है मैं आपको बताऊंगा, परंतु मौखिक रूप से मैंने जो आपको बताया है उसको आप रख लें। ये दो चीज़ें आप अच्छे से तैयार करके रख लें। हर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, आपको एग्जाम में भी आता है। एक छत्रक शिला और एक आपका कौन सा, ज्यूगेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। वैसे तो वायु के निक्षेपण द्वारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु के निक्षेपण द्वारा में बर्फान बहुत इंपॉर्टेंट है, लोयस का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है, आपको तैयार करना है। परंतु वायु के निक्षेपण, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी,